अमर रहें। साथियों, स्वामी ब्रह्मानंद विराट मेला महोत्सव के अंतर्गत जो डिफरेंट विभागों के जो इंटरव्यू, साक्षात्कार और सम्मान समारोह हमारे कार्यक्रम के क्रम में चल रहे हैं, उसमें आज कृषि विभाग का जो है एक साक्षात्कार रखा गया है, सम्मान समारोह रखा गया है। तो हमारे बीच हमारे अतिथि उपस्थित हैं, मैं उनका परिचय आप लोगों से करवा देता हूं। मेरे बगल में श्री हरिराम पांचाल जी हैं, जो यही राठ के निवासी हैं और वैसे गांव स्तर पर देखा जाए तो आप त्योतना के रहने वाले हैं। आपने शिक्षा में बीएससी एजी से जो है पास आउट किया है 1984 में, और 1987 में आप कृषि सहायक के रूप में कृषि विभाग से जुड़े और आपने करीब 36 वर्ष समाज की सेवा की है कृषि विभाग में रहते हुए। आप नरैनी विश्वकर्मा लोक कल्याण समिति के संयोजक भी रहे तहसील के, और 5 साल उसके अध्यक्ष भी रहे हैं। आप किसान परिवार से भी हैं और 36 वर्ष लगातार सेवा करने के बाद आप जो है अपर जिला कृषि अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। तो आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। इसी क्रम में आपके जो है बाएं तरफ श्री ब्रजेंद्र जी हैं, उनका निवास शेवोली में है। आपने शिक्षा में 12th पास किया है साइंस साइड से सन 2000 में। आप भी किसान परिवार से हैं और आपने शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपना कैरियर जो है भूमि संरक्षण विभाग में एक सहयोगी के रूप में स्टार्ट किया। करीब 14-15 साल तक आपने उस विभाग की सेवा की है। उसके बाद आपके मन में एक जैविक खेती के प्रति जो प्रेरणा जागी और आप जैविक खेती के लिए जो है सरीला ऑर्गेनिक फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के रूप में एक कंपनी रजिस्टर करवाई। करीब 8 वर्षों से उस एफपीओ को चला रहे हैं आप, और आपके पास जो है मौसमी और अमरूद का एक बड़ा बाग भी है। तो आप किसान भी हैं और समाज में जो है अपने जीवन के विकास के साथ साथ समाज के विकास में भी योगदान कर रहे हैं। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपके दाईं ओर जो है श्री दामोदर गुप्ता जी हैं, आपका निवास काकर में है और आपने शिक्षा में बीए एलएलबी किया है 1985 में। आप किसान परिवार से हैं और समाज सेवा ग्रुप में यदि देखा जाए तो आप जो है विश्व के सबसे बड़े संगठन आरएसएस से करीब 40 वर्ष से जुड़े हुए हैं और एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में समाज की लगातार सेवा कर रहे हैं। आप वर्तमान में जिला गौ सेवा सह प्रमुख के रूप में सेवा दे रहे हैं और आप भी जैविक खेती के प्रति बहुत संवेदना रखते हैं। करीब पिछले 6 साल से जैविक खेती में एक अच्छा खासा काम कर रहे हैं और समाज को उसकी उस तरफ प्रोत्साहित कर रहे हैं। आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और आखिर में मेरे सामने श्री कौशल मुखिया जी हैं, आपका निवास औड़ेरा में है और शिक्षा के रूप में आपने हाई स्कूल से तक शिक्षा प्राप्त की है 1974 में। आप एक किसान परिवार से हैं और गांव में आपको मुखिया जी के नाम से पुकारा जाता है। आप समाज में हमेशा अच्छे कार्यों के प्रति सक्रिय रहते हैं। आप जो है चंद्रशेखर कृषक समिति जिला हमीरपुर में 360 किसानों के अध्यक्ष रहे हैं करीब 5 साल तक। आप समाज सेवा में अगर देखा जाए तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से लगभग 50 वर्ष से जुड़े हुए हैं और समाज में एक राजनीतिक दृष्टिकोण से लोगों को जागरूक करने के लिए जो सरकार की योजनाएं होती हैं और जिस प्रकार से गांव का और अपने समाज का भला हो सकता है, उसमें 50 वर्ष से समाज की सेवा कर रहे हैं। आप बागवानी के जो है बहुत शौकीन हैं और करीब 25 वर्ष से बागवानी और औषधि खेती में अपना जो है कार्य कर रहे हैं। आपका बाग मैं स्वयं देखने के लिए गया हूँ, बहुत सुंदर सा बाग है और जो हल्दी है और काले अमरूद हैं आपने मुझे खिलाए भी हैं। तो मैं इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आप सब लोगों ने अपना कीमती समय निकाल कर इस कार्यक्रम को जो है दिया है। तो बिना समय गवाए, क्योंकि आप सबका समय बहुत कीमती है, आप व्यस्त रहते हैं, तो मैं पहले सवाल से जो है आप लोगों से जो है समाज को चाहता हूं कि एक रूबरू हो हम लोग। तो कृषि विभाग में ये बड़ा कॉमन सा सवाल है कि मृदा परीक्षण। तो जैसे हम कोई कृषि है, बागवानी है या कोई भी चीज करते हैं, तो जो मृदा परीक्षण चीज है वो कितनी आवश्यक है और इससे खेती पर कितना प्रभाव पड़ता है यदि हम नहीं समझते कि मिट्टी किस प्रकार की है।
तो किसानों के लिए ये विषय कितना गंभीर है और मृदा परीक्षण को जो है किस रूप में हमें जो है देखना चाहिए और इसका किस प्रकार से उपयोग हो सकता है। कृपया आप भाई साहब इसका जो है जवाब दें, क्योंकि आप इस विभाग में पाएंगे रहे हैं। ब्रह्मानंद विराट मेला महोत्सव के अध्यक्ष श्री आसाराम जी, संयोजक श्री शैलेंद्र जी, मेरे बगल में मनिंदर सिंह मुखिया साहब मोडेरा और सम्मान्य गुप्ता जी रावत और सरीला से कृषक उत्पादक संगठन के प्रभारी और सभी उपस्थित सज्जनों, मैं इस विषय में थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि खेती के विषय में जितना जरूरी हमारे घर में और परिवार में रसोई घर है, उतना ही जरूरी हमारी खेती में मृदा परीक्षण की व्यवस्था है जी। हमारे रसोई में जो चीज़ होगी, मुखिया साहब धनिया मिर्चा अगर हल्दी अदरक पैदा करते हैं तो इनके द्वारा जो हमें उपलब्ध होगा हमारे रसोई घर में, वही भोजन बनाने वाले लोग हमको भोजन बना करके देंगे। अगर हमारे रसोई में वो चीज़ नहीं होगी तो भोजन में वो चीज़ की उपलब्धता नहीं होगी, हमें वो उपलब्ध नहीं होगा। इसी तरह से खेती में है, जितने 16 तत्वों की आवश्यकता होती है एक पौधे को अपना जीवन यापन करने के लिए, तो हम कितने पौधे कुछ तत्व देते हैं, 2 या 3 जी। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कोई जिंक दे देता है, कोई गंधक दे देता है, इसके अलावा कुछ नहीं देते। जो हमारे घास निकलती है, खरपतवार निकलते हैं, ये भी उन 16 तत्वों से ही उसका शरीर बना हुआ है जी। अब हजारों साल से जैसे भूमिगत जो है दोहन किया जा रहा हो, फसलों के लिए ये तत्व मिल रहे हो, कहाँ से आते हैं? जब हमने दिए नहीं है तो आते कहाँ से हैं? थोड़ा इसमें सोचना पड़ेगा। और इसमें सोचने में ये मिलेगा कि हाँ, जो खरपतवार हमारे खेत में है, घास है, जिसको हम उसी खेत में पलट देते हैं, बरसात होती है, जमना जमती है तो उसको हम उसी में पलट देते हैं उस घास को, वो भी उसका 16 तत्वों से बना हुआ है शरीर, तो वो शरीर उसका उसी में फिर मिल जाता है, जिससे ये हमारी फसल को, मुख्य फसलों को वो तत्व मिल जाते हैं। नहीं, हम दे नहीं पाते, उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। और जिस तत्व की कमी होगी वो डिफिशियंसी के रूप में, रोग के रूप में उपलब्ध होगा। जिंक नहीं है खेत में तो जिंक की कमी के लक्षण आ जाएंगे, नाइट्रोजन नहीं है तो नाइट्रोजन के कमी के लक्षण आ जाएंगे। इस तरह की स्थितियां हमको देखने को मिलती हैं। तो इतना हमको मृदा परीक्षण इतना जरूरी है, जिस तरह से हम अपने जीवन यापन के लिए रसोई की व्यवस्था करते हैं। अब हमको ये हर किसान भाई को अपनी मर्जी से करना चाहिए। इसमें सरकार की तरफ से कर्मचारी को या क्षेत्रीय कार्यकर्ता को टारगेट दिया जाता है कि आपको ये करना। टारगेट ना दे करके किसान को इतना जागरूक होना चाहिए, और किसान को जागरूक करने का हमारा काम है। इस मंच के माध्यम से भी जागरूक करने के लिए मैं अपेक्षा करता हूं कि सभी लोग इस मंच के माध्यम से भी जागरूक करें, ताकि किसान अपने आप मृदा परीक्षण कराएं। अब मृदा परीक्षण के आधार पर जो हमको संस्तुतियां मिलती हैं, तो उसमें रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ कार्बनिक खादों के रूप में भी संस्तुति दी जाती है। तो रासायनिक खाद के स्थान पर अगर हम कार्बनिक खाद से उसको पूरा करना चाहें तो ज़्यादा अच्छा होगा जी। हमारे खेत की संरचना मिट्टी की अच्छी रहेगी, उत्पादकता अच्छी मिलेगी, उर्वरता में भी वृद्धि होगी। तो हमको जहाँ तक संभव है कि जितना हमारा घास फूस खरपतवार है, हम खेत में भी उसको इकट्ठा कर सकते हैं। एक छोटा सा गड्ढा बनाइए, उसी में डालिए और उसी को जो है 4 अंगुल से 6 अंगुल मिट्टी डाल करके उसको ढक दीजिए। अब उसके बाद वो हमारा खाद बन जाएंगे, वहीं की खाद निकाल करके हम वहीं खेत में इस्तेमाल करें। बहुत अच्छी बात है। पहले व्यवस्था ये थी कि गांव में हम गड्ढा बनाते थे, खाद बनाते थे। अब ना तो कोई जानवर पालने की मानसिकता रखता है, ना गोबर मिलता है, ना गौमूत्र मिलता है, जानवर ही नहीं है, बैल बंद हो गए हैं। तो जब बैल का इस्तेमाल नहीं होगा तो कोई गाय के लिए पालने के लिए इंटरेस्ट नहीं रखता, क्योंकि बछड़े की जरूरत नहीं है, दूध भर की जरूरत है। तो जितने दिन दूध देती है गाय उतने दिन रखते हैं, इसके बाद उसको ना छोड़ देते हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी मानसिकता हमारी बदलनी चाहिए। और मृदा परीक्षण में हमको ये काम बहुत जरूरी है कि जो हमको संस्कृति मिले उसके आधार पर हमको
पूरी नहीं हम कर सकते संस्तुति पूरी, तो आधी इस्तेमाल करें, आधी नहीं हो सकती तो चौथाई करें। अगले साल हम उसमें प्रयास करें कि उस मात्रा को बढ़ाएं ताकि वो संतुलित हो जाए। इस तरह से हम अगर करेंगे तो हमारी फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होगी, पानी धारण करने की क्षमता बढ़ेगी। इसकी जरूरत इसलिए है कि अब ट्रैक्टर से खेती होती है तो ट्रैक्टर से 6 इंच जुताई होती है, उसके नीचे की लेयर जो है वो हार्ड हो गई है। ट्रैक्टर का वजन 17 कुंटल से 25 कुंटल का ट्रैक्टर खेत में जब चलता है, क्रॉस में चलता है, ऐसे भी चलता है दोनों तरफ से, तो कई बार खेत में राउंड हो जाते हैं, तो ऊपर की मिट्टी तो कल्टीवेटर से जुत जाती है, लेकिन नीचे की पूरी सॉइल जो है हार्ड हो जाती है, जिससे उसमें जल शोषण करने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए आवश्यकता समझी। अभी कुछ किसान भाइयों को मैंने देखा कि वो अपने आप उस बात को कहने लगे कि अगर पिलाऊ जलवा दिया जाए तो उस खेत में नमी ज्यादा दिन तक संचित रहती है। तो पिलाऊ चलाने की अब एक व्यवस्था बन गई। पहले बैल चलते थे, बैल का खुर होता था, वो 4 अंगुल से 6 अंगुल का होता था, बीच में वो भी फटा होता था, तो कम से कम मिट्टी पे दबाव पड़ता था और उसमें भी पानी इकट्ठा होता था। तो अब वो चीज नहीं रह गई। अब ट्रैक्टर के द्वारा खेती होती है, इसलिए सिंचाई हमको पहले 1 महीने बाद दोबारा करनी पड़ती थी, अब 15 दिन नहीं चलती है, 10 दिन में ही दोबारा सिंचाई करनी पड़ती है, क्योंकि नीचे हार्ड सॉइल होने के कारण, एक कड़ी परत हो जाने के कारण अंदर पानी नहीं जाता। अब वो कम दिन तक टिकता है, तो ऊपर की 6 इंच की मिट्टी जल्दी सूख जाती है, तो इसमें खेती की लागत में खर्च बढ़ा। इस खर्च को कम करने के लिए ये स्थिति बनती है कि हमें कार्बनिक खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, और कार्बनिक खादें जितनी ज़्यादा हम इस्तेमाल करेंगे उतनी ही उपज हमारी अच्छी बढ़ेगी, उसमें जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। ताकि हम यहाँ एक शुरुआत की बात करते हैं कि हमारे जो तीज त्योहार होते हैं ये भी हमारी खेती के मूल हैं, जड़ हैं। अक्ति का त्योहार होता है, वहाँ से हमारी खेती शुरू होती है। उस समय हम खेती के लिए प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि हमारे खेतों में अच्छी फसल हो। अपने खेत के मिट्टी को लेकर के एक घड़े के बगल में रखते हैं। 4 खेत हैं हमारे, चारों खेत की मिट्टी घड़े के किनारे किनारे रख दी जाती है, जिसमें नमी ज़्यादा शोषित होती है, वो जल्दी नमी खींच लेते हैं। उसमें हमको कम पानी वाली फसल बोना चाहिए। जिस ढेले में देर में नमी आती है उसमें जल धारण क्षमता ज़्यादा है, वो हार्ड सॉइल है, इसलिए उसमें हमें कम पानी वाली फसल ना बोकर के ज़्यादा पानी वाली फसल बोना चाहिए। ये हमारे टेस्ट थे, वैज्ञानिक व्यवस्थाएं थी, ऋषि मुनियों की देन थी। ये ऋषि मुनियों ने अपने आश्रम में इसको शोध किया, अपने राजा क्षेत्रीय राजा के द्वारा उस क्षेत्र को पारंगित किया गया, बताया गया कि ये हमारी एक ढपोल संघ वाली बात है और झूठी बात नहीं है, जिसको लोग आडंबर कहते हैं। ये हमारी वैज्ञानिक पद्धति से जुड़ा हुआ। इसके बाद आपका गंगा दशहरा का त्योहार आता है, उसमें भी हम गंगा जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे खेतों में पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और ताकि हमारी फसलें अच्छी हों। हम अपने उसमें बीज लेकर के और घड़े के किनारे किनारे रखते हैं, गोबर के छोटे छोटे दीपक बनाते हैं, उसमें खरीफ की फसलों के बीज रखते हैं। उसमें जमीन भूमि का नमी में अंकुरण कैसा है, बीज जो हमारा घर का बीज है उसमें अंकुरण कैसा है उसको देखा जाता है, वो टेस्ट किया जाता है। उस समय जो हमारा बीज जमेगा नहीं, 52 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर हो जाता है तो हमारे घर का बीज जमता नहीं, उसकी जमने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो हमको ये पता चल जाता है कि हमने 20 दाने बोए थे या 10 दाने बोए थे, अगर 10 में 6 जम रहे हैं, 4 नहीं जम रहे हैं, तो हमको उतनी मात्रा जो है 1.25 गुनी 40% मात्रा एक्स्ट्रा बोना चाहिए खेत में। या तो हम फिर उनका बीज बदल दें, जो अच्छा बीज हो उसको लें, उसको ना बोएं, वो उसको खाने के रूप में इस्तेमाल कर लें, दाने के रूप में। तो ये हमारा वहाँ टेस्ट होता था। इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं तो कजली का त्योहार आता है, तो कजली के त्योहार में भी हमारा यही टेस्ट होता था। कजली बोई जाती थी और उसको एक डलिया के नीचे ढक करके रख दिया जाता था और दीपक जलता रहता था। हम देखते थे कि वातावरण में कीट पतंगे वहाँ आते हैं डलिया के पास रोशनी में कि नहीं आते हैं, उसको भी हम
जांचते थे। इसके बाद देखते थे डलिया उगाड़ करके जब ढक्कन खोलते थे तो उसमें देखते थे कि इसमें कहीं फफूंदी तो नहीं लगी। अगर उस कजली में कहीं फफूंदी लगी है तो हमको सचेत हो जाना चाहिए कि हमारी खरीफ की फसलों में वातावरण में फफूंदी है। जब मकान के अंदर एक सुरक्षित स्थान पे, साफ सुथरे स्थान पे फफूंदी जा सकती है और अपना प्रकोप कर सकती है तो हमारे खुले खेत में नुकसान करेगी। तो हमें उसका प्रबंधन पहले से करना चाहिए। उस तरह की फसलें हमको लगाना चाहिए, उस तरह की व्यवस्था करना चाहिए। कुछ हमें रासायनिक दवाइयों से दूर हट करके हमारे उसके जो दूसरे विकल्प हैं उन विकल्पों पर हमको प्रयास करना चाहिए। ये प्राकृतिक खेती की तरफ हमको ध्यान देना चाहिए। कुछ चीजें हमारी ऐसी हैं जो हमारे घर में होती हैं लेकिन हम उसको नहीं जानते हैं। जैसे आक के पत्ते हैं, मदार जिसको कहते हैं, एक तिलतिली नाम का खरपतवार है, उसकी पत्ती है। इसको अगर हम मट्ठा में डाल करके सड़ा देते हैं और भूरे में गाड़ दें या मिट्टी में गाड़ दें, 15 दिन के बाद उसको निकालते हैं, अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो ये फंगस का इस्तेमाल, कीड़े वाला इस्तेमाल खत्म हो जाता है। गाय के सींग से हम खाद बनाते हैं, उसका अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो उर्द, मूंग, सेम है, पपीता है, जिनपे मिर्च है, टमाटर है, जिसमें रोग लग जाता है, पत्तियां फुड़िया जाती हैं, लोग कहते हैं इसमें मुझे लग गया। अगर उसमें हम उसका इस्तेमाल करते हैं, गाय का सींग, ब्याई हुई गाय जिसमें दूध दे रही हो, किसी कारण से भगवान ना करे वो मृत्यु को प्राप्त हो, अगर वो खत्म हो जाती है तो उसका सींग आप निकाल लीजिए खोल, उसको आप पूर्णिमा के दिन सीधा करके उसमें उसी गाय का जो दूसरी गाय दूध दे रही है उसका घोल बना के गोबर का उसमें भर दें और उसको गाढ़ा गोबर लगा के, ढक्कन लगा के सीधा करके जमीन में गाड़ देते हैं। और इसके बाद हम उसको 5 महीने के बाद आगे जा करके 5 महीने के बाद कृष्ण पक्ष में उसको हम निकालें तो वो भी हम चंद्रमा में ही निकालेंगे, पूर्णिमा को ही निकालेंगे तो उसकी 250 ग्राम की बनी हुई खाद, सड़ी हुई खाद निकलती है। 250 ग्राम खाद 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है हमारी पौध को उपचारित करने के लिए। मिर्च टमाटर की पौध अगर हम उपचारित कर देते हैं तो हम उससे बच जाते हैं। और उसी पानी को हम पौध को डिबो करके भी लगा सकते हैं, पौध के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं, और इसके बाद बचा हुआ है तो हम उसको और ज़्यादा क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसको हमने करके देखा। दूसरा काम हमारा इसमें पंचगव्य है। पंचगव्य से अगर हम बीज को उपचारित करते हैं तो पंचगव्य से हमारा बीज में फफूंदी नहीं लगती है और कीड़े भी जो लगते हैं शुरुआत में जमते समय वो भी नहीं लगते हैं। मैंने पंचगव्य का इस्तेमाल किया है। इसके बाद आप जब कभी हवन करते हो, घर में धूप दीप लगाते हैं तो उसमें हवन की जो भस्म होती है, राख होती है, उसको भी आप अपने खेत में ही ले जा करके इस्तेमाल करें। जब पानी देते हैं खेत में, उसमें नाली के ऊपर आप उसको बांध करके रख दीजिए पतले कपड़े में, पानी वहां से निकलेगा तो वो घुर घुर के पूरे खेत में जाएगी। आप खेत में जाकर के अपना हवन भी कर सकते हैं। जो अपना संयम करते हैं, कोई ध्यान करता है, कोई माला का जाप करता है, कोई कुछ करता है, तो जो किसान भाई अपने खेत में खेती करते हैं, अपने खेत में जाते हैं, वो अपने खेत में बैठ करके अगर 13 आहुतियां सूर्य निकलते समय सूर्य भगवान को अर्पित कर दी जाती हैं तो उनसे जो धुआं निकलेगा वो आपकी फसल को पोषित करेगा। सुबह सुबह जाए ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्य नारायण आधे निकले हों, आधे कम दिख रहे हों, आधे दिख रहे हों, उस समय आप करेंगे तो इसका आपको प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। तो आप अपनी फसल में 5 महीने फसल रहती है, अगर ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो महीने में 2 बार तो कर ही सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है भाई साहब कि आपने जो है मृदा परीक्षण के बारे में एक विस्तृत जानकारी हमें दी। और क्योंकि किसान भाई कोई भी फसल करें, अगर उनको मिट्टी के बारे में जानकारी नहीं है तो वो फसल का बहुत अच्छा प्रोडक्शन नहीं ले सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, पारंपरिक तरीके हैं, और आज हम मॉडर्न युग में देख रहे हैं बहुत सारे और भी तरीके आए हैं टेक्नोलॉजी के तरीके से कि हम अपनी मिट्टी को बेहतर बना सकते हैं, मिट्टी के बारे में जान सकते हैं।
तो मृदा परीक्षण किसानों के लिए बहुत आवश्यक चीज़ है। बिना मृदा के बारे में जाने कौन सी फसल उसमें सक्सेस होगी, ये थोड़ा कठिनाई हो जाती है यदि हम अपने उस मिट्टी के बारे में नहीं जानते हैं। मैं ब्रजेश जी से ये सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि आप एफपीओ में काम कर रहे हैं, तो मुझे बताएंगे कि एफपीओ क्या है, क्यों इसकी शुरुआत गवर्नमेंट ने की है, किसानों को किस प्रकार से जो है इससे लाभ हो सकता है यदि वो उसमें जुड़ता है, और क्या ये एक प्रकार का बिजनेस है, आय बढ़ाने के लिए है, या खेती बाड़ी से संबंधित चीज है, क्या है ये चीज के बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी आपको मुझे बहुत खुशी होगी। आज के इस सभा के अध्यक्ष महोदय और किसान बंधु और जो मंचासीन मुखिया जी, और इस एफपीओ ये जो है किसान का एक ऐसा मंच है जो नए बीजों से फेडरेशन जो बनेगा, समूह 25-25 जो क्लस्टर बनाएंगे, इससे जो है पुराने बीजों से नई आदान प्रदान होगा, और जो मार्केट में जो बीज जाता है तो बिचौलियों से इससे बचा होगा। इसका जो हम मार्केटिंग जो है बड़े लेवल पे बाहर जो हर व्यक्ति को रेट नहीं मिल पाता। मान लो कि आपका यहाँ गए मंडी, वहाँ 2000 किसी ने 22 यहाँ डाक खत्म कर दी। जब हमारा जैविक होगा क्लस्टर के रूप में, उसको क्लियर हो गया हमारी इतने किसान बिल्कुल पूर्ण जैविक है, ये दाम अपनी मुँह मांगा मिलेगा। मान लो आपको 3000 का देना तो 3000 का देंगे हम। और वो कहती हूँ मैं आज के युग में समूह के द्वारा हमारे 1300 करीब सदस्य बन चुके हैं, और 809 सदस्य एफपीओ शक्ति पोर्टल पर हमने दर्ज कर चुके हैं जी। अब इसमें जो हमारा एफपीओ जो 25-25 का जो है ग्रुप लीडर रहेगा 25 समूह के बीच में, जो उनको माल देना होगा तो उस व्यक्ति को जो अध्यक्ष होगा 25 समूह 25 लोगों के बीच का जी, तो बताएंगे कि हमारी क्वांटिटी में इतनी है। तो इस तरह से जितने 809 सदस्य है एक पूरी क्वांटिटी आ जाएगी जी। तो मार्केट करने में हमें सुविधा मिलेगी, उसकी शुद्धता का भी क्लियर होगा कि हमारा ये जैविक रहेगा, और ये खाद उसका खाद्यान्न में जो है आयल मिल भी हमारा लग चुका है, और आटा भी है। जिस भाई बंधु को आटा आयल जो शुद्ध बिल्कुल रहेगा फिल्टर वाला, उसका रजिस्ट्रेशन भी प्रक्रिया चल रही है जी। तो जिस तरह से जो किसानों की, आपके कहने का मतलब है कि कुछ किसानों का एक ग्रुप बन जाता है और हम मार्केट में ना जा करके किसान ही एक दूसरे का जो है प्रोडक्ट वो खरीद लेते हैं और उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। इसमें गवर्नमेंट के और भी प्रोविजन हैं, जैसे आपने कहा कि तेल की मिल और जो दाल मिल जैसी चीजें लगाई जा सकती हैं। तो एफपीओ इसमें क्या करता है, फंडिंग करता है, किस प्रकार से मतलब किसान इसमें अप्रोच कर सकता है? इसमें जो उनका मटेरियल लिया जाएगा उनको रेट दाम नहीं मिलता है, तो ये एफपीओ खरीदेगा, जिसको आवश्यकता होगी उसको प्रोवाइड कराएगा, और बाहर भी इसमें बल्क के रूप में इकट्ठा बाहर प्रदान देगा। तो इस प्रकार की नेटवर्किंग के रूप में है जी, कहने का मतलब है। तो यदि मैं मंडी जाता हूँ, मुझे ठीक से जो अपनी फसल है उसका दाम नहीं मिलता है, तो मैं अपने एफपीओ ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ, और उनके जो अध्यक्ष जी हैं वो इस मेरे जो है चीज को खरीद लेंगे, और वो जहाँ भी डिलीवर कर सकते हैं, मतलब वो वहाँ उसको बेच देंगे, बेहतर दाम में बेच सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या कोई लोन की व्यवस्था भी होती है किसान के लिए एफपीओ में? जी बिल्कुल होती है। वो किस प्रकार से सर? वो इस प्रकार से जो एफपीओ का जो समूह होगा उसकी खेती की जो लागत की जो आवश्यकता होगी कि हमें इतनी आवश्यकता है, तो उसकी जो बीज से और बुवाई से जो सारे खर्चे की व्यवस्था होगी वो प्रोवाइड एफपीओ के द्वारा मिलेगी। अच्छा, तो अभी हमारे राठ क्षेत्र में लोग एफपीओ के लिए कितने जागृत हैं और कितनी अभी और आवश्यकता है? एफपीओ तो संख्या में करीब 35 हुए हैं जी, और जागृत में वही 4-6 एफपीओ अभी जागृत हैं ज़्यादा। मतलब आपके कहने का है कि क्षेत्र में करीब 30-35 एफपीओ काम कर रहे हैं, और लेकिन सक्रिय केवल 4-5 ही हैं। तो एफपीओ जिन्होंने रजिस्टर कराया उनको भी जो अभी काम करने की ज़्यादा आवश्यकता है, और यूँ भी कह सकते हैं कि लोगों को अभी इसके बारे में ठीक से जानकारी नहीं है। तो जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उसका प्रॉपर लाभ नहीं ले पा रहे हैं लोग, तो हमें इसमें और भी आगे बढ़ के लोगों को जागरूक करना है। करेक्ट है। अच्छा, तो दामोदर जी, मैं आपसे जैविक कृषि के बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ कि अगर हम देखें कि आज के समय में हम केमिकल का प्रयोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और ये भी सामने आया है कि जैसे हम पहले इतनी सब्जी नहीं उपलब्ध होती थी, लेकिन आजकल जो है बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है, सब्जी हम खूब खाते हैं, लेकिन
खाना पीना हमें अच्छा तो लगता है कि हाँ चीजें उपलब्ध हैं, लेकिन केमिकल के वजह से वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हो रही है। तो ये थोड़ा सा अब लोगों की समझ में आ रहा है कि प्राचीन जो परंपराएं थी खेती करने की और शुद्ध जो जिससे जो है प्रोडक्ट रहते थे वो हमारे जीवन को स्वास्थ्य हमारा बहुत अच्छा रहता था। तो जैविक के विषय में अभी कितने लोग जागरूक हैं और आप जो इसका काम कर रहे हैं आपका अनुभव कैसा है? क्या इसमें जैविक कृषि की ओर जाने में कहीं ऐसा तो नहीं हो कि किसान की आय घटती हो या ज़्यादा एफर्ट लगता हो, मतलब ज़्यादा मेहनत लगती हो और इसका जो प्रोडक्ट आप पैदा करते हैं उसकी डिलीवरी उसकी बिक्री ना हो पाती हो? गवर्नमेंट इसके लिए क्या कोई ठीक ठाक से सुविधा दे रही है कि नहीं? ये थोड़ा सा इसके बारे में विस्तृत जानकारी होगी। जैविक का मतलब ये है कि जैविक में जैसे हमने शुरू किया 6 साल हो गए मैं जैविक की खेती करते करते जी। तो हमें अपने आप से अपनी फीलिंग ये है कि हम अपने आप से बहुत स्वस्थ महसूस करते हैं, बढ़िया एकदम सब पूरा परिवार अपना सब ठीक ठाक रहते हैं। जैसे आप खेती के मामले में हम तो ये सोचते हैं कि जैसे खेती का एक ही पहलू नहीं होना चाहिए कि हम केवल मटर की खेती करें या गेहूँ की करें, हमें हर क्षेत्र में रखना चाहिए। जैसे उद्यान भी होना चाहिए उसमें और पशुपालन भी होना चाहिए। जैसे मेरे यहाँ तो अभी 27-28 गोवंश है जी, तो उसकी जैसे गोबर की खाद, जैसे भाई साहब ने अभी बताया कि गोबर की खाद ही उपलब्ध नहीं होती। हमारे यहाँ इतनी गोबर की खाद होती है कि 20-20 टाली खाद होती है। तो हम तो उसी पर्पज से जानवर रखे हैं कि वही रहना है, तो हम भी रहें और जियो और जीने दो वाली बात रहें, बहुत हम भी रहें तो जानवर भी रहें, तो वो भी कर लें। तो जैसे एक बार उन्होंने डॉक्टर साहब नहीं वो अरे मैं वो है कमलेश जी, अरे कमलेश हैं डीपी सिंह जी, उन्होंने कहा था कि एक जैसे जानवर रखना तो ऐसा है जैसे चलती फिरती फैक्ट्री है खाद की। तो मेरे दिमाग में लग गई थी कि ये जरूर फैक्ट्री जरूर होना चाहिए। अगर गांव में हम रह रहे तो हमें गांव में पशुपालन जरूर करना चाहिए। फिर मैंने भैंस अलग करके सीधे गाय रखी पूरी और देसी नस्ल की रखी। और अब वैसे बहुत लोग जागरूक हो रहे, थोड़ा आदमी में जागरूकता आ रही कि हम केमिकल से दूर रहें। हम भी केमिकल कम प्रयोग करते हैं, जैसे यूरिया DAP इसका भी हम कम प्रयोग करते हैं अपनी खेती में। अब हमारे पास खाद ही पर्याप्त रहती है, तो लोग बाग भी अब डिमांड भी रहती है हमारे यहाँ कि हमें भाई दाल हमें दे दो, आप गेहूँ हमें दे दो। इस तरीके से लोगों को जागरूकता आ रही है। लेकिन अभी हमें फंडिंग का तो ये पता नहीं कि कहाँ से क्या है, लेकिन बाहर से जैसे बहुत लोग बाहर से भी ऑर्डर करते हैं कि भाई हमें गेहूँ भिजवा दो, अपना गेहूँ भिजवा दो, हमें दालें भिजवा दो, घी हमारा दे दो। अब जैसे घी हम 1800 रुपये किलो बेचा अपने गाय का घी, तो अब 1800 रुपये किलो तो बहुत, अब लोग बात सोचे 1800 रुपये किलो तो बहुत माने लगता है, लेकिन जिसको चाहिए उसको नहीं, तो आदमी तो 700-600 रुपये में घी लेगा। अब वो हम समझते नहीं कैसे 700-600 रुपये में घी मिल जाता है लोगों को। तो मानसिकता है, अभी लोग बदल रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन अभी एकदम पूरी तरह से नहीं है कि हम पूरी तरह से समझ लें कि हाँ बिल्कुल जैविक की तरफ हुए। और ये जो जैसे अभी जैसे बरसात में सब फसल नहीं आ रही हैं पूरी केमिकल से, भरपूर केमिकल से, बैगन बिना केमिकल के हो नहीं सकता। तो ये सब चीज़ें अभी केमिकल पे अभी ज़्यादा लोग जागरूक नहीं हुए कि अब केमिकल से दूर है। हम तो जैसे आग के पत्ता से, नीम के इससे बनाते हैं, कीटनाशक बना लेते हैं, अपने घर के लिए बना लेते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। हालांकि उसमें टाइम लगता है, जैसे हम उसको एक बार डाल दिया तो 15 दिन काम कर जाए। कीटनाशक जो केमिकल वाली है इसको 4 दिन में डालना पड़ेगा, तो इसमें मेहनत तो है इसमें। तो मेहनत ही से लोग डरते हैं, अभी किसान अभी इतना जागरूक नहीं है कि भाई मेहनत थोड़ा पीछे। हमारा बुंदेलखंड वाकई खेती के मामले में मेहनत में पीछे है हमारा तो यह। आपने बहुत ही डिटेल्ड और प्रेरणा के रूप में ये चीज़ बताई है कि वास्तव में यदि स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो मेहनत से नहीं डरना है, क्योंकि अगर मेहनत नहीं करेंगे तो वो जो शुद्ध चीज़ हमें प्राप्त होती है वो प्राप्त नहीं होगी। और अगर हम बहुत इजीली प्रोडक्ट चाहते हैं, केमिकल का प्रयोग करते हैं, तो फिर हमें स्वास्थ्य से हाथ धोना पड़ेगा। और अभी आप देख रहे हैं बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं और BP की बीमारियां हैं और कैंसर के रोग हो रहे हैं। वो यही कारण है कि हम जो है केमिकल युक्त चीज़ें उपयोग में ला रहे हैं। फलों में भी केमिकल आ रहे हैं, ये बात सभी देखी जा रही है। और आपने इसके साथ जो बताया है कि जब हम खेती करें जैविक तो हमारी चलती फिरती मशीन जो है गौ माता है। और वैसे अगर एक गाय पाली जाए तो एक गाय से कितने क्षेत्र में जो है
खाद की पूर्ति हो हम तो जाती ऐसा बताएं, हमारे पास तो बल्ब महंगा है है। जी तो हम ये जो देखते हैं हमारे यहाँ बहुत गोबर होता है। जी। हम तो जैसे अब जैसे गैस का काम चल रहा है हमारे पास, गोबर गैस हमारे यहाँ, जी। हम खाना उसी से बनाते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो ये जो गैस अपनी जो पेट्रोलियम गैस है, इससे तो बहुत सॉफ्ट रहती है वो। जी उसकी बहुत, इसकी हमने देखी वो भी रखते हैं, लेकिन ये जैसे हमारे पास बायोगैस है, इसकी लो सॉफ्ट होती है, मतलब आँच तो है लेकिन उसके पर्पज से बहुत स्लो होती है। इसकी रोटी खाओ आप, अलग टेस्ट होगा इसका, रोटी भी धीरे धीरे पकेगी, और उसकी तो एकदम रखी तुरंत भून गई। तो ये बहुत अंतर रहता है इसमें। लेकिन अब तो दौर है भाई, बिना पेट्रोलियम गैस के काम नहीं चल सकता लोगों का, और हर आदमी चाहता नहीं है कि हम गोबर गैस का प्रयोग करें। जी। तो हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। और अभी एक प्रश्न मेरे पास कुछ लोग, मेरे मित्रों से आया था कि जैसे जैविक के बारे में बात करते हैं तो वो सोचते नहीं इसके प्रोडक्ट्स बिकते नहीं हैं, कोई खरीदता नहीं है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि घी के बारे में ही 700-800 रुपए किलो अगर घी मिल जाता है मार्केट में तो निसंदेह वो शुद्ध नहीं है, क्योंकि आप बैठे हुए हैं, आपने 1800 रुपए किलो का जो घी बेचा और उसकी डिमांड है। तो यदि चीज शुद्ध है तो उसकी कीमत बिल्कुल जो है उसी क्रम में होगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि जो है 700-800 रुपए में आपको शुद्ध घी मिल जाए। तो आप अगर वास्तव में शुद्ध चीज खाना चाहते हैं तो मेहनत से न डरें और उसकी कीमत चुकाने में भी संकोच न करें, क्योंकि यदि आप बीमार पड़ जाते हैं तो आप जानते हैं एक बार का खर्चा कितना पड़ता है उस बीमारी से छुटकारा पाने में। तो जैविक कृषि के बारे में मैं लोगों से प्रार्थना करता हूं कि वो अपने आसपास जो लोग जैविक खेती में जो है सक्रिय हैं उनसे जुड़ें, उनसे सीखें, उनके साथ काम करें, अनुभव प्राप्त करें और इस क्षेत्र में आगे बढ़ें। बाहर वास्तव में बहुत डिमांड है, ये मैंने देखा है, और अपने देश के बहुत सारे प्रोडक्ट्स विदेश जाते हैं क्योंकि विदेशी लोग रिसर्च से अब ये समझ रहे हैं कि जो जैविक कृषि है वो बहुत उपयोगी है। सर मैं आपसे जो है पहले आपकी बागवानी देख चुका हूँ और आप औषधि चीजें भी उगा रहे हैं, उसमें फल फूल भी हैं और जैविक तरीके से हैं। कृपया करके हमें बताएं कि बागवानी किस प्रकार से स्टार्ट की जा सकती है, इसमें किस प्रकार के लाभ हैं। स्वास्थ्य से संबंधित लाभ तो हैं ही अगर हम अपने आप से जो है शुद्धता से उगाते हैं, लेकिन इसमें किसान के लिए इनकम का सोर्स कैसा है, क्योंकि हम जो ट्रेडिशनल खेती है जैसे गेहूँ उगाते हैं और तिल है कहीं और जो है मटर है, इसके इतर अगर हम फल फूल की खेती करते हैं, औषधि की खेती करते हैं तो वो किसान के लिए कितना लाभदायक है और यहाँ पर कितनी और जो है जागरूकता की आवश्यकता है इस क्षेत्र के लिए। स्वामी जी नमन करते हुए आदरणीय मंच, सभी क्षेत्र के जागरूक किसान, सबसे पहली बात मैं आपको सब विषय पर चर्चा करूँ, मैं थोड़ा और पीछे जाना चाहता हूँ। जब से जो हमारी ऋषि खेती, जो हमारे बुजुर्ग करते थे जी, उसको हमने छोड़ दी जी, हम टेक्निकल खेती में आ गए। जब से हमारे यहाँ सन 73 से हालत काम किया, तब से हमारे यहाँ किसान की दशा बदल गई और दिशा बदल गई जी। उस दिशा के बदलने से जो हमारी जमीन की ये हालत हुई वो उसके जिम्मेवार नहीं है जी। क्या हम जो साइंटिस्ट कहते हैं, मैंने कई जगह चैलेंज करके ये कहा जहाँ भी मौका मिला कि बुंदेलखंड जैसी मिट्टी पूरे भारत में नहीं है जी। एक तो किस्मों के साथ यहाँ का वातावरण जी, हमारा जहाँ हम बैठे जो बेतवा और इसके किनारे का क्षेत्र है चित्रकूट से लगा जी, ये पूरे भारत के ऋषि मुनियों को तपोवन है। उनका आज हमारे ऊपर आशीर्वाद है, उन्हें बर्बाद करने तो जी। आज जो जैविक की बात है, जैविक को हमने आज तक समझे नहीं। जो हमारी सरकार ने आज उनका किसानों तक पहुंचाना तो है, स्कीम लाना है, करोड़ों की योजनाएं आना है, उसका दुरुपयोग जी। मैं खुद अध्यक्ष राज का कलेक्टर मेरे पास था, जब हम पास गाय नहीं जी, तो हम जैविक खेती कैसे करें? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। 25 लोग हैं, 25 लोगों को पैसा मिल रहा, सरकार दे रही, आप जा रहे हैं यहाँ मौके पर जैविक खेती होगी, तो आपने जानकारी में भी है कि कुछ नहीं कर रहा किसान, फिर भी आप चौथे जी। तो उसमें मिली भगत हमारी कमजोरी किसानों की, अधिकारियों की, इसमें क्या सिर्फ ऊपर रिपोर्टें लगाना है। जब तक हम इस सतर्क नहीं होंगे तब तक किसान आगे नहीं बढ़े जी। अब आई प्राकृतिक खेती, तो प्राकृतिक पहले हमें कुछ देती, आज भी देती है, देती नहीं जी।
ये बताएं पहाड़ों पे जो पेड़ लगे, फलदार पेड़ लगे, उन्हें कौन पानी देता है, कौन दवा देता है, कौन उन्हें कीड़ा मारता है? उसी विधि से अगर अपने बागवान में प्लान बनाए, बड़ा पेड़ फिर छोटा पौधा, फिर उसके नीचे हमें कौन पौधा लगाना है, कैसी छाया है, कैसी दिशा है, उसमें हम अपनी फसलें चयनित करें। छाया में जो चीज़ उसे लगाएं, हल्दी होगा या कंद में आपका जिनी कंद होगा, रतालू होगा, जो छाया में बिल्कुल अच्छी उत्पादन देती है, तो पहले तो हम इस पर आना हो। अब रही बात कि उत्पादन तो कमेगा, आप जब रासायनिक खाद नहीं देंगे, मगर उसकी क्वालिटी जैसे बाहर से सेव आता हो उसमें आपका मोम नहीं, और ये प्रैक्टिस जिसको देखना हो तो आप बाजार से जितनी चीज़ खानी थी ले जाओ, मेरे बात का काम। तो कहने का मतलब ये है कि हमें खुद बदलना पड़ेगा, प्रकृति के साथ खिलवाना है। योजनाएं आती है, चाहे आपका एफपीओ हो या कोई स्कीम हो अनुदान की हो, उसका दुरुपयोग हम खुद करते हैं, अपने पैर में कुल्हाड़ी के साथ खुद मारना है। आप राज्य शासन में, प्रशासन में, आपकी नजरों के सामने भी हम कर रहे हो, आप चुप रहे। हमें सत्य कहना पहले सीखें, चाहे अधिकारी हो चाहे अपने बीच का आदमी। सही, चाहे बहुत अच्छी बात है आपने। जब तक हम इस पर नहीं आएंगे हम इसी प्रकार। और रही कि नुकसान नफा की, जैविक और मतलब रासायनिक खेती की, तो 3 साल तक तो आपको नुकसान भुगतना पड़ेगा, उत्पादन घटेगा। 3 साल बाद जब फिर हमारी जमीन उस रूटीन पर आ जाएगी, हमें उत्पादन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जो खाद है, रसायन बनाना, कीटनाशक बनाना, बात बिल्कुल करते हैं, मतलब नहीं। जब तक हमारा कोई दूसरा सूट नहीं, सिर्फ बकवास है, कोई जैविक खेती न करता है न कर सकता है। बिल्कुल सही बात। जब क्योंकि हमारा खर्चा कैसे, अगर हम 5 बीघा 10 बीघा जमीन है, मैंने किया है, मैंने 10 बीघा में काला गेहूँ लगाया, बंसी गेहूँ जो सुभाष पालेकर जी का निकाला हुआ उसको लगाया, 3 वैरायटी लगाई, उसका उत्पादन 4 और 6 क्विंटल। अब 4-6 क्विंटल से हमारा भरण पोषण कैसे होगा? और हमें वो रेट जो हमें लालच दिया गया 10,000 का क्विंटल, वो मिलता नहीं। 2,000 का क्विंटल बेचना पड़ा, कान पकड़ेंगे भैया अब तो मुझे कुछ करने, 6 बीघा हमारे बगिया छोड़ो, बच्चों तो मुझे शहर में ना हो। मेरी जो जिम्मेवारी है कि मैं अपने बच्चों नातियों को, अपने प्रेमी दोस्त या समझदार आदमी, मेरे पास जितनी क्षमता है मैं फ्री में दूंगा। या आप समझे इसका रेट देखे तो आप उसका लगा ऐसे ऐसे याद आ रहा था, आप रेट बताओ, हमें इतना गेहूँ दे दो, हमें इतने आलू दे दो, इतनी सब्जी दे दो, तो हमें मार्केट खुद ढूंढना पड़ेगा। अब वह एफपीओ के माध्यम से जब हमारे किसान कुछ संगठित हों, एक दूसरे को विश्वास रखें, धोखा तब तो हम आगे बढ़ सकते हैं। मैंने देखा दिल्ली में, मैंने देखा आपका इसमें झांसी में, छतरपुर बैनर लगा है, चिन्हित किसान समाज से भी समाज का भला चाहते हैं, अपने परिवार को वो पैदा करते हैं, वहाँ तक पहुँचाते हैं, और वो अपने रेट वही सब्जी बिक रही 50 रुपये, दे देने 80-100 रुपये लेना हो गए। खाने वालों का भी नहीं, वीआईपी आदमी चाहता है जितने की कीमत है वो शुद्ध मिलती, मगर उसे जेल रहेगी शुद्ध हो गई। जब वो आप उन्हें विश्वास दिला देंगे टेस्टिंग रिपोर्ट के द्वारा, टेस्ट के द्वारा, कि आपने जाके वहाँ घर में दिखाएं, और नहीं विश्वास है आपका घर बैठ गया है। ऐसे बहुत किसान हैं, मगर वजह यही है कि अभी हम नहीं उतना कर पा रहे। तो ये आपने बहुत अच्छी बातें कही, इसमें कई पॉइंट निकल के आते हैं। पहली चीज़ तो ये कि यदि हम शुद्ध चीज़ चाहते हैं तो पहले हमें अपने आप को शुद्ध बनाना पड़ेगा, हमें शुद्ध जीवन शैली फॉलो करनी पड़ेगी, हमें कुछ ऐसे आचरण अपनाने पड़ेंगे जिसमें यदि हम दूसरे से अच्छी चीज़ की आशा करते हैं तो पहले हमें स्वयं अच्छा बनना पड़ेगा। आपने जो गवर्नमेंट की बात कही, गवर्नमेंट किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाती हैं, ये बात सच है। यदि गवर्नमेंट की योजना धरातल पर काम कर रही होती तो हमारा देश बहुत समय पहले विकसित हो गया होता। आज भी हम बहुत सारा शोकेस करते हैं कि ये योजना है, इतना सारा काम हो रहा है, इतने सारे पेपर दिख रहे हैं, बट धरातल पे एक्चुअली ऐसा नहीं है। और क्योंकि हमारे सामने
जीवन और जो जो यथार्थ किसान बैठे हुए हैं, जिनके मैं खेत में जा चुका हूं और वो खेती करते हैं, तो ये बता रहे हैं प्रैक्टिकली जो योजनाओं में और या जो डेटा में दिखाया जाता है वो ऐसा नहीं है। किसानों के बारे में जो गवर्नमेंट कहती है कि इतना लाभ पहुंच रहा है, वास्तव में नहीं पहुंच रहा है। और रही कि अगर हम जैविक खेती की तरफ किसानों को आकर्षित करना चाहते हैं तो उसका मार्केटिंग भी गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए। यदि किसान मान लीजिए कम खेती वाला है तो उसे ये तो देखना पड़ता है कि हाँ वो आपकी योजना के अनुसार काम करना शुरू तो कर दिया, लेकिन उसका वास्तव में भरण पोषण कैसे होगा यदि वो चीज डिलीवर नहीं हो पाती, कोई खरीदता नहीं, उसकी बिक्री के केंद्र नहीं है, तो वो केंद्र भी डेवलप कराने पड़ेंगे और इजिली कराने पड़ेंगे। और बहुत सारी जागरूकता की अभी आवश्यकता है। आपने एक विषय उठाया मल्टी लेयर खेती का, तो मल्टी लेयर खेती का क्या फायदा है? और जैसे मान लो उत्पादन घट रहा है तो हम इसको मल्टी लेयर में करें, अगर हमारी जमीन उपजाऊ है और अगर हम मल्टी लेयर खेती करते हैं तो वो जो कमी आ रही है प्रोडक्शन में, हम जैविक खेती की थ्रू जो कर रहे हैं तो वो पूर्ति हो सकती है। क्या ये एक तरीका हो सकता है? उसे धैर्य रखना होगा जी, धैर्य का काम है जी, हमें अफवाह में नहीं पड़ना जी, और फेल इसमें अधिक लोग होते हैं जी, और एक फेल हुआ तो 10 लोग उसकी आलोचना करते हैं। जी, अगर एक किसान सफल हो जाए तो उसकी 100 किसान नकल करते हैं। बिल्कुल। तो हम क्रम बाई क्रम बढ़ सकते हैं, एकाएक चाहे तो नहीं तो संभव, मगर आदमी के पास मजबूरी है, किसान के पास मजबूरी है, इतने कर्ज में डूबा है, पढ़ाई महंगी, अस्पताल महंगा, तो करे क्या? वो जानता है। आप इनसे पूछे धंधा के किसानों से, एक बार मैंने कहा मैं सबसे परिचित हूँ जी, तो मैंने कहा भैया अपने खाने के लिए कुछ बचाते हो? बोले भैया जी अगर हम बचा भी लें तो इतने कीटाणु सब वही खाएगा जी, तो हम तो जाना थे कि जो जहरा उससे नुकसान मिला उससे तो इसके लिए तो एक बड़ा वो है, सिर्फ किसान ही एक वो है, गवर्नमेंट से लाभ। अच्छा बात थोड़ा राजनीति आ जाती है, जो गवर्नमेंट ने जो मेरा अनुभव है 15 साल में जो किया भूमि संरक्षण पर, मैं एक नागरिक साहब से मिला था दल अनुसंधान, तो कह रहा था आज तक किसी सरकार ने हमें बुलाया नहीं, किसानों के लिए क्या हो सकता है, कैसे दुनिया हो सकती है, कैसे सीधा उन तक मतलब अच्छी योजनाओं का लाभ मिल सकता है, बीच में लटक जाता है। मगर कुछ हम गड़बड़ करते, कुछ आप करते। ये मैं इस पे थोड़ा सा स्ट्रेस देना चाहूंगा क्योंकि ये प्रश्न मेरे दिमाग में था कि सरकार ने इस बात के बड़े दावे किए हैं कि किसानों की आय जो है दोगुनी हो जाएगी, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है? किसान को ऐसा महसूस हो रहा है कि उसकी आय दुगनी तो नहीं, हम कहे 1.25 गुनी हो गई हो, 1.5 गुनी हो गई हो, और क्योंकि इन्फ्लेशन है, केवल किसान से जो उत्पादन होता है उसके साथ साथ आप देखें हर साल किसी और चीज में भी तो महंगाई है, जो है स्वास्थ्य सेवा महंगी हो रही है, परिवहन महंगा हो रहा है, पढ़ाई महंगी हो रही है। तो अगर आप कहते हैं कि मैं अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट बनाता था आज वो 150 का मैं बेच देता हूँ, तो उसी के कंपैरिजन में दूसरी चीजें भी तो महंगी हो गई हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो हम तो वहीं खड़े हुए हैं। तो किसानों की आय वास्तव में दुगनी हुई है या एक प्रकार का ये राजनीतिक छलावा है? देखो आप उसमें ये कि गवर्नमेंट कहती कुछ है करती कुछ, जो रही है वर्तमान में आई जी, सत्ता उसकी ये है। अगर किसान खुद हमें ये चीज अपने बेचना है, उसका मैंने जो बताया स्रोत दूसरा है जी, हमें नहीं बेचना, आपको जरूरत है तो हमसे इस वीक बेचेंगे जी, जो लागत का सवाल देना चाहे वो सरकार नहीं कर पा रही जी, या करना भी चाहती तो विपक्ष में जो बैठा उसकी धज्जियां उड़ा रहा जी। मैं तो कहता दूनी चौगनी भी हो सकती, कुछ ऐसी आइटम है आपकी चौगनी भी हो सकती है, आपका उसमें फसल में खर्च ही नहीं करना 10 पैसा तो आपकी आमदनी बढ़ी जी। जब हम किसी चीज पे खर्च नहीं करेंगे, हम लेबर चार्ज बताएंगे, हम उसके जितने भी होंगे, अब रही आपकी फसल की, तो अगर हम वास्तव में अच्छे किसान हैं तो हम फसल देख के बता सकते हैं कि ये कर रिजल्ट पढ़ के पौधा बताएगा कि मुझे ये चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो कहीं ना कहीं तो हम कमजोर और हम उसको स्वीकार नहीं करना चाहते। आप पे मर जाएंगे, अधिकारी पे मर जाएंगे, सरकार पे मर जाएंगे, अपने को देखें हम कितना करना है। तो आपने जो है ये बहुत अच्छी जानकारी दी कि यथार्थ में जो पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती तो किसानों के हित के लिए है, लेकिन जमीनी स्तर पर यदि ये पहुंच जाती है
तो हम वास्तव में महसूस करते हैं कि हाँ, जो काम कहा जाता है वो होता है। ये कहते हैं ना, कथनी और करनी में अगर अंतर है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है संतुष्ट नहीं होता है और मायूस रहता है, और जो मायूस होता व्यक्ति होगा वो विकास नहीं कर सकता है। तो इसी संदर्भ में स्वामी ब्रह्मानंद विराट मेला महोत्सव चैरिटेबल ट्रस्ट का निर्माण हुआ है। इसमें इसके कार्यक्रमों में किसान मेला एक प्रमुख जो है इवेंट रखी गई है, क्योंकि ये इवेंट जो है किसान मेला स्वामी ब्रह्मानंद जो महाविद्यालय है उसको विश्वविद्यालय की मांग से जुड़ा हुआ है। क्योंकि यदि हम अपने क्षेत्र में विश्वविद्यालय की मांग कर रहे हैं तो हमें आवश्यक है कि हम किसान मेले जैसे बड़े कार्यक्रम यहाँ पे करें, बाहर की जो है शोध यहाँ पर आ सके, यहाँ के संसाधनों को लोग जान सकें, यहाँ क्या क्या अवसर है उसको जान सके, एक हमें दिशा मिल सके, एक चैनल बन सके, जो नई नई टेक्नोलॉजी है उनसे हम जुड़ सकें। तो जो किसान मेले का हमारा विषय है और विश्वविद्यालय से जो हमने संदर्भ जो है जोड़ा है इसका, कि वो जो है इसके डेवलप होने में कहीं सहायक हो सकता है। तो आप लोगों को इस विषय की कितनी जानकारी है, और जो हम समझते हैं कि किसान मेला हमारे यहाँ विश्वविद्यालय डेवलप कराने के लिए बहुत सहायक हो सकता है, इस ट्रस्ट की भूमिका हो सकती है, उसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा अपना विचार रखें तो जनता भी इस चीज़ को समझ पाएगी। मैं पांचाली जी से कहूँगा कि आप इस पर मैं इस विषय में ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो महाविद्यालय है, इस महाविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी अपने क्षेत्र में अगर थोड़ा थोड़ा प्रदर्शन विद्यालय की तरफ से कराएं, जो विद्यालय में होता है उसी परंपरा को लेकर खेतों में कराएं, तो हमारे क्षेत्र का किसान जागरूक होगा। जब हमारे यहाँ कृषि विद्यालय नहीं था तब हमारे किसान वहाँ इतना जागरूक नहीं थे। यहाँ विद्यालय होने के कारण यहाँ पर हमारे यहाँ लोगों को रोजगार मिला। जिस समय डिग्री कॉलेज अगर एकदम बंद कर दिया जाए तो ये मान लीजिए कि यहाँ के जो दुकानदार हैं राज प्रॉपर के 75% दुकानदारों की दुकानदारी खराब हो जाती है। तो यहाँ लोगों को रोजगार मिला, दुकानें चलाने के लिए अवसर मिला। यदि हमारे यहाँ विश्वविद्यालय हो जाए तो हमारे यहाँ लोगों को और रोजगार मिले, नई तकनीकी मिले और यहाँ उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को मौका मिले, किसानों को उसकी जानकारी हो। जागरूकता की बात जो अभी कही गई कि जागरूकता नहीं है किसानों के बीच में, तो ये जागरूकता किसानों के बीच में पहुंचाने के लिए ही इस ट्रस्ट के माध्यम से मंच उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि जो भी विशेषज्ञ हैं यहाँ आकर इस मंच के माध्यम से किसानों को जागरूक करें और किसान उसका फायदा उठावें। सरकार अकेले की जिम्मेदारी नहीं है कि वो किसान तक अपनी योजना को चलावे। ये हमारे स्वयंसेवी संगठन और संस्थाएं किसान को प्रेरित करें और किसान सरकार से उस चीज का लाभ ले। किसान का हक है उस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए। सरकार से इस बात की लड़ाई हमेशा होती है, होती रही है। किसान को जब तक हक मांगना नहीं है तब तक सरकार को देना नहीं है। न सरकार ने कभी दिया, जो मुखिया साहब ने बात कही कि हमेशा सरकारें चलाई हैं, लेकिन उसको वास्तविकता में जिसको लाभ मिलना चाहिए उस स्तर पर लाभ नहीं मिला। तो हमें उसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हक मांगना पड़ेगा। हक मांगने के लिए हम एफपीओ के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से, आपके इस ट्रस्ट के माध्यम से इस मंच पे जा करके हम अपनी बात ऊपर तक पहुंचाएं और जो जानकारी ऊपर से हमको मिल रही है वो हम किसानों तक पहुंचाएं। ये इस तरह का मंच है ट्रस्ट के माध्यम से। तो मैं समझता हूँ कि विश्वविद्यालय की जो भूमिका की बात कह रहे हैं, तो बुंदेलखंड के राठ में जो डिग्री कॉलेज है, अगर यहाँ विश्वविद्यालय हमारे यहाँ होता है तो झांसी और चित्रकूट धाम मंडल के दोनों के बीचों बीच का क्षेत्र है। इसमें सर्वांगीण विकास खेती के बारे में हो सकता है और भी जो व्यवस्थाएं हैं, रोजगार हैं, रिसर्च हैं, जिसके लिए हम बीज के लिए दूसरी जगह के लिए मोहताज होते हैं, दूसरे विश्वविद्यालय जाते हैं। हमारे यहाँ का विश्वविद्यालय ही हमारे यहाँ के क्षेत्रों को लाभ देगा। बाहर के लोग हमारे यहाँ किसानों के खेत में जो कार्यक्रम हो रहे हैं, इनके यहाँ गौ आधारित खेती का हो रहा, प्राकृतिक खेती का हो रहा, आप औषधि खेती का कर रहे हैं, तो बाहर का आदमी जो नहीं जानता है वो हमारे यहाँ देखने है, हमारे यहाँ तो प्रेरणा लेगा। बुंदेलखंड हमारी ऐसी पावन भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है। जो अभी मुखिया साहब ने कहा, खेती हमारी ऋषियों ने शोध किया आश्रम में, फिर वो श्रुति हुई, ऋषियों ने जो बोला
उसको सुना, दूसरे लोगों ने ये श्रुति हुई, और श्रुति के बाद आगे कृषि हुई जो उसको जमीन के लेवल में लाया गया। ये ऋषियों की देन हुए, और हमारा क्षेत्र पूरा ऋषियों का है। करदम ऋषि, कदौरा, पराशर, पाराशर ऋषि, जमदग्नि, जमोड़ी, रिरुआ, और हमारे झलोकर वाले महाराज, ये हमारे दान वाले ब्रह्मानंद जी स्वामी, ये पहलवान भी और स्वामी जी भी। ये जब हम छोटे छोटे थे तो लोग बाग जब दंगल लगा करता था तो कहा करते थे कि कारी गट्टी आ जाएगी। इनको कारी गट्टी के रूप में जानते होंगे कि कारी गट्टी कहा जाता था स्वामी जी को। और दंगल में जब जाते तो कहीं आज कारी गट्टी का युद्ध, चलो लोग बाग आकर्षित होते थे कि कारी गट्टी लड़ेगी। तो मैं स्वामी जी के इस व्यवस्था से कि उन्होंने विद्यालय हमको दिया, हमारे यहाँ लोगों में जागरूकता आई और अच्छी जागरूकता आई, जिसके लिए विश्वविद्यालय की आवश्यकता है। उस पर आपका और महाविद्यालय का, क्षेत्र की जनता का, सबका सहयोग अपेक्षित है। अगर सब लोग सहयोग करते हैं तो अच्छा होगा कि हमारे कदम आगे बढ़ें और हमारा ये मेला उस कड़ी के रूप में प्रारंभ करने की एक स्थिति है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई साहब, आप किसान मेले के बारे में और जो ये विराट मेला महोत्सव के बहुत सारे कार्यक्रम हैं, आप उसको किस रूप में देखते हैं? और किसान मेला यदि जो है विश्वविद्यालय बनाने में सहयोगी भूमिका आपको लगता है हो सकती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। इसमें किसानों के लिए बहुत बड़ी भूमिका इम्पोर्टेंट होगी जी। इसमें क्या है कि सारे किसानों का जानकारी होगी जी, जो प्रेरित होगी खेती किस तरह से करनी है, और बाहर से जो है कि यहाँ के बारे में जो औषधियाँ भी होती हैं उसका मार्केट भी सही से किसानों को प्रोवाइड होगा जी। तो इसके लिए बहुत थोड़ा जरूरी है। बाहर भी मेले जाते हैं, यहाँ से दिल्ली लगता है, कई जगह पशु मेले बड़े बड़े लगते हैं तो उस नस्ल के बारे में जानते ना, तो यहाँ जानवरों को मूल की कीमत समझते हैं जी, और ना उनको कोई केयर है कि कहाँ से कैसे क्या है। हमारे ट्रस्ट द्वारा एक प्रयत्न किया गया था कि इस साल जेल की जो किसान गोष्ठी है वो यहाँ पर आ जाए। डीएम साहब से बात की गई थी, सौभाग्य से इस बार वो गोष्ठी आ गई है और महाविद्यालय में संपन्न की जा रही है। देखिए, जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता है और समृद्धशाली लोग उसमें जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से जनसमुदाय पर सकारात्मक असर होता ही है। यही पहल ये ट्रस्ट भी कर रहा है। यदि ये किसान मेला एक बड़े रूप में होने लगे तो वो किसानों को तो जोड़ेगा ही, और बहुत सारी बाहर की जो चीज़ें हैं वो हमारे पास आ सकेंगी, अच्छी अच्छी सुविधाएं, अच्छी जानकारी, और हमारे संसाधनों के होने के कारण हमें अवसर मिल सकेंगे, वो चीज़ हम उपयोग कर पाएंगे अपने बेहतरी के लिए। तो किसान मेला और ये हमारा मेला महोत्सव चैरिटेबल ट्रस्ट और विश्वविद्यालय, इसके बारे में क्या लिंक बनती है, आप थोड़ा सा बताएं। हमें तो ये लगा कि जैसे हमारे यहाँ जो विद्यालय भी ब्रह्मानंद विद्यालय इसी की देन है कि जो हमारा क्षेत्र विकास कर गया जी, और यदि ये ना होता तो अब इतना डेवलप नहीं होता। बिल्कुल। और दूसरी चीज, अगर किसान मेला लगता है तो बाहर के लोग आएंगे यहाँ पर मेला, ये जो किसान हमारे यहाँ बाहर नहीं जा पाते, कानपुर का मेला देखने जाते हैं, कहीं पंचनगर जाते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, ये सब कहीं जा नहीं पाते। ये सब फिर जब यहीं पर मेला लगेगा तो सब बीज सब उपलब्ध होंगे, यहाँ पे बीज उपलब्ध होंगे, नई नई जानकारियाँ होंगी, और भी लोग आएंगे तो देख के किसान यहाँ का और आगे जागरूक होगा और उसका हौसला बढ़ेगा कि हम आगे विकास करें, इसमें थोड़ा खेती में डेवलप हो जाएगा, और ये क्षेत्र भी जब किसान डेवलप हो जाएगा तो क्षेत्र डेवलप तो स्वाभाविक है। तो हमें तो लगता है किसान मेला यहाँ के लिए वरदान साबित होगा, यदि लग रहा है तो वरदान साबित होगा यहाँ के लिए जी। बहुत बहुत आपके जो विचार हैं ये हमको बहुत मतलब अच्छे लग रहे हैं, और निश्चित रूप से आप लोगों का आशीर्वाद शायद फलीभूत हो। मुखिया जी, क्योंकि मैं गांव जाता ही रहता हूँ मोडेरा, अब वास्तव में मैंने इस विषय में बहुत चर्चा की है और धरातल पर चर्चा की है, तो मुझे लगभग ये कहना चाहिए कि 100% लोगों ने ये कहा है कि किसान मेला यहाँ के लिए वास्तव में वरदान सिद्ध होगा। गांव गांव में रोजगार पैदा होंगे, गांव गांव के लोगों की इनकम बढ़ेगी, यहाँ के क्षेत्र का एक रिकॉग्निशन होगा, पहचान बढ़ जाएगी। बाहर के लोग जब यहाँ आएंगे तो निश्चित रूप से व्यापार में वृद्धि होगी और जो है जीवन शैली प्रभावित होगी, बहुत सारी चीजें होंगी, और विश्वविद्यालय की जो मांग हम कर रहे हैं उसको तो बल मिलना ही मिलना है। अब विश्वविद्यालय निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी कड़ी है क्षेत्र को विकास करने के लिए, और शासन प्रशासन से जो हम जो है लगातार इस प्रयास में लगे हैं कि हमें किसान मेले की जो है अनुमति दी जाए,
और जो है सार्वजनिक मेले की जो अनुमति दी जाए, जो यहाँ के किसानों को एक साथ जोड़ सकता है और उनके विकास के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकता है हमारा ट्रस्ट। तो मैं शासन प्रशासन को इस मंच के माध्यम से जो है प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो जो है हमें इस किसान मेले के लिए, सार्वजनिक मेले के लिए और भी सुंदर कार्यक्रम के लिए जो किसान, छात्र, नई पीढ़ी को जो है प्रभावित कर सकते हैं, यहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए सहयोगी हो सकते हैं, उसके लिए सहयोग प्रदान करें, अनुमति प्रदान करें और जो भी मार्गदर्शन हो सकता है वो प्रदान करें। मुखिया जी, आप भी अपने विचार थोड़ा सा रखें, जैसे कि गाँव में मैं चर्चा करता रहता हूँ। तो विश्वविद्यालय के लिए अपना जो ये ट्रस्ट है हमने बनाया है, सबके सहयोग से, सबकी अनुमति से, सबके आशीर्वाद से, और किसान मेला इसका प्रमुख जो है अंग है, ये किस प्रकार से हमारे क्षेत्र के लिए, विश्वविद्यालय के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है? किसान मेला के जब से चर्चा हुई, जो मैंने क्षेत्र में सुनता हूँ जी तो वो पुरानी यादें याद आती हैं जी कि स्वामी जी जब 65, 66, 67 में प्रदर्शनी लगवाती थी। जी एक गिलास हमारा पालक का पौधा इतना बड़ा है, गिलास में आपका टमाटर का, तो ये उत्साह पड़ता था, लोगों को उत्साहित करता था, वो जाके चर्चा करती थी। वो पहल कुछ दिन तक चली, फिर दोबारा प्रयास किए गए एक बार मेले का, फिर मगर हम किसी कारणों पर नहीं जाना चाहता हूँ, किसी कारणवश बंद हुए जी। फिर तीसरा प्रयास हुआ बीज का, बीज बाहर से लाए गए, उसका रेट इतना रखा गया कि जो प्राइवेट कंपनियां करती हैं, मैंने इस बात को उठाया, मेरी बात सुनी गई, 300 रुपये प्रति क्विंटल उसकी रेट कम की गई। आपको जब अनुसंधान केंद्रों से ब्रीडर बीज मिलता है, जो किसानों के पास 5 साल बाद पहुंचता है, आप अपने विद्यालय पैदा कर दीजिए, किसानों की जो आपकी लागत आई जी, वो लागत जोड़ के आपको किसानों को देना चाहिए। बिल्कुल, स्वामी जी ने इस पर विद्यालय नहीं खोला था कि किसानों को नुकसान, किसानों को फायदे भी किया था जी, उसका ऐसा तो नहीं हो पाया, मगर आज बड़ी खुशी की बात है, इससे बहुत सहयोग मिलेगा क्षेत्र को। सबसे ज्यादा लघु सीमांत किसानों का लाभ है जी, जो बेचारा कहीं जा नहीं पाता, कुछ अच्छी चीजें सुन नहीं पाता, उसे समय नहीं, चाहता तो करना, समय नहीं, अच्छी बीज उपलब्ध नहीं होती। तो बहुत अच्छी बात हासिल है। स्वामी जी ने बहुत पहली नस्लें, गाय की नस्लें तो होगी, प्रदर्शनी होती थी, लोग देखते थे, यहाँ नीलामी में गाय ले जाती थी। अब आज ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी खुशी की बात है। और ये मेला लगता है तो पूरे क्षेत्र को लाते हैं, और जो बाहर के विद्यार्थी यहाँ से पढ़ के गए, सबसे बड़ा लाभ तो यहाँ के से चित्रकूट वालों ने लिए, अन्य उस वालों ने लिए, राज्य वालों, हम लोग उसको करके आना कर दिया, आपको मिले कैसे राजनीति से चाहे उस पर नहीं, बहुत अच्छा है, मेरा रहेगा पूरा सहयोग किसानों को मिलेगा, और जिससे जिसके आयोजन करना वो उसकी बात अलग है। बहुत बढ़िया, मुझे बहुत खुशी है कि आप सब लोगों ने एक मत से इसका समर्थन किया है, और हमारे लिए ये गर्व की बात है कि कुछ ऐसा विषय हमारे ट्रस्ट के द्वारा समाज के विकास के लिए आगे आएगा। हम लोग सतत प्रयासरत हैं। मेरी बहुत ज़्यादा उम्र तो नहीं है, 40-42 साल मेरी उम्र है, लेकिन मेरा सौभाग्य रहा कि स्वामी जी के दिए आशीर्वाद रूप संस्थानों में मेरा शिक्षण हुआ है, और मैं बहुत वर्षों बाहर रहा, लेकिन अब मुझे यहाँ काम करने का अवसर मिल रहा है, और मैं ये देखता हूँ कि यहाँ का कण कण स्वामी जी का ऋणी है वास्तव में। और उन्होंने, मैंने एक जैसे शब्द फ्रेज कोई लिखता है तो यहाँ के कंकड़ों को उन्होंने शंकर बना दिया है, लेकिन वो शंकर वास्तव में यहाँ के क्षेत्र में किसी कारणवश शायद बहुत अच्छा योगदान नहीं कर पा रहे हैं। तो उन सबसे भी मेरा निवेदन है कि अब ये समय है, ये प्लेटफॉर्म है कि आप सब आएं और मतभेदों को भूल करके अपने क्षेत्र को सामूहिक रूप में डेवलप करवाएं, क्योंकि यदि हमारे क्षेत्र में विश्वविद्यालय होता है, किसान मेले जैसे बड़े कार्यक्रम होते हैं, सार्वजनिक मेला के माध्यम से सारा समाज इकट्ठा होता है, बहुत सारी बाहर की पॉलिसीज को हम जान सकते हैं, उन सुविधाओं का हम लाभ ले सकते हैं, गवर्नमेंट को भी एक प्रकार से हम एक प्रकार से सहयोगी रूप में आगे आ सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि बहुत सारे वॉलंटियर समाज से निकल के आए, उनकी योजनाओं को समाज में फैलाएं और जो है अपने क्षेत्र का विकास करें। आप लोगों ने इस आज के कार्यक्रम को जो है अपना अमूल्य समय देकर के सफल बनाया है, उसके लिए हम आपके आभारी हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप इस कार्यक्रम में पधारे। और सभी दर्शकों से मेरा ये निवेदन है कि जो है इस
एपिसोड को जो हम ये बना रहे हैं इसको पूरा देखें, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी जो है जानकारियां आपको मिलेंगी। आपके लोकल क्षेत्र में जो प्रभुताएं जो है उपलब्ध हैं, हम उनको समेटने का प्रयत्न करेंगे इस मंच के माध्यम से, और आपको छोटे छोटे पहलू जो क्लियर नहीं हैं उनको आपको जो है क्लैरिटी प्राप्त हो जाएगी। और अब हम अगले एपिसोड में एक नए विभाग के साथ साक्षात्कार के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। स्वामी जी अमर रहे।